शङ्खं चक्रं दधतमृतं घटम् स्वच्छातिरुद्यं शुकपरिलसनं मौलिमम्बोजनेत्रं काटितटविलसश्च चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तव निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। नमस्कार, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के इस ग्रंथ वाचन के नमस्कार रानी जी, बताइए। आज के इस ग्रंथ वाचन के सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि पिछले कुछ सत्रों में हमने अस्त्र विस्तृति अर्ध चिकित्सा, ये जो महाराष्ट्र के पंचकर्म शिरोमणि जिन्होंने पंचकर्म चिकित्सा को प्रचारित किया, इसी के साथ साथ अस्त्र विस्तृति यानी रक्त मोक्षण को लेकर काफी प्रबोधन उन्होंने किया है। और एक ये हमारा उपक्रम है कि आयुर्वेद जगत के अलग अलग जो रचयिता ग्रंथ करता है, उनकी जो भी एक विशेष प्रस्तुति है, उनको यहाँ पर हम लोग प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं, इसका विश्लेषण किया जाता है। तो सत्र में सभी वैद्यों का बहुत बहुत स्वागत मैं करती हूँ। आपका किसी पोस्ट बन गए। डॉक्टर शैलेश भाई, आवाज आ रही है? शैलेश भाई जी, जी आवाज आ रही है। आप होस्ट आ रही है मेरी? नहीं, मैडम आवाज नहीं आ रही।
आप होस्ट बन गए, मुझे होस्ट बना दीजिए। आपको आता है होस्ट बनाना शैलेश सर जी? मुझे बताइए ना कैसा करना है। आपके सामने आएगा ऑप्शन, आपके नाम के सामने, तो मेक होस्ट करके मोर करके आता है ना वहां पर, तो मेक होस्ट करके तो मेरे नाम को ये कर दीजिए मतलब। कर दिया। ओके, यस यस, आता है आपको, ठीक है, थैंक यू। तो नमस्कार सभी को फिर से एक बार। तो जैसे कि हम लोग आज के इस सत्र में रक्तमोक्षण को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। रक्तमोक्षण आयुर्वेद की एक प्रधान चिकित्सा पद्धति है, और ये जो ग्रंथ पुस्तक हम लोग पढ़ रहे हैं, खासकर जो आचार्य गोप्ते जी थे, जिन्होंने केवल ज्यादा रक्तमोक्षण के बारे में प्रचार प्रसार किया, या रक्तमोक्षण किस प्रकार से उपयुक्त है, कितने इजीली हम लोग इमरजेंसी अतिरिक्त चिकित्सा के क्षेत्र में भी, या जहां पर भी पेशेंट्स को पेन होता है, कुछ अर्बुद है, कई कई ऐसे कुछ अनुभूत जो अनुभव है उनके, उन्होंने इस पुस्तक में संग्रहित किए हैं। और पिछले कुछ 4 सत्रों में हमने इस अनुभव को यहाँ पर आप सभी के सामने शेयर किया है, ताकि हम सभी में भी, हमारे सभी वैद्यों में भी इस प्रकार के अनेक सारे विषयों के प्रति रुचि बढ़े और एक प्रबोधन भी हो। इसी के उद्देश्य के साथ आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला अध्याय, अगला प्रकरण है। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि किस प्रकार से उन्होंने कुछ जो अस्त्र विस्तृति का महत्व, इसके साथ साथ आहार के बारे में बताया था कि आयुर्वेद करते समय बहुत ज्यादा आहार भी नहीं लेना है एकदम से, आयुर्वेद के पश्चात जब करना आए इसलिए लेने की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से उन्होंने बताया है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो अध्याय है, रक्तमोक्षण और रक्तदान के संबंध में वहां पर, तो यहाँ पर इस अध्याय में उन्होंने बताया कि रक्तदान या रक्तमोक्षण में क्या फर्क है। रक्तमोक्षण ये हम लोग अशुद्ध रक्त को निकालने के लिए करते हैं, और रक्तदान जो कि एक श्रेष्ठ दान माना है, रक्तदान में हम एक शुद्ध रक्त देते हैं, तो यहाँ पर हमें अशुद्ध रक्त निकालना होता है। रक्तदान टोटली डिफरेंट है, जो अनेक बार अनेक समाज जो संस्थाएं हैं, सामाजिक संस्था हैं, उनके द्वारा उपक्रम के रूप में रक्तदान के अनेक सारे शिविर कैंप्स का आयोजन किया जाता है, जहां पर भरपूर मात्रा में लोग अपना ब्लड डोनेट करते हैं। रक्तदान करना, रक्त की आज इतनी ज्यादा जरूरत होती है, जैसे कोरोना पैंडेमिक काल में भी हमने देखा, तो बिल्कुल रक्तदान हमें करना चाहिए। बट रक्तदान उनका ये मानना है कि रक्तदान तो करना है, रक्तदान टोटली डिफरेंट है, जहां पर हम लोग एक समय में 350 या 450 ml की मात्रा में रक्तदान कर सकते हैं। बट यहाँ पर रक्त अस्तृति या सिरावेद में बहुत ही कम मात्रा में हम रक्त को निकालते हैं, जो अशुद्ध होता है। जैसे रक्त विस्तृति के अनेक सारे उपाय है, इसमें रक्तमोक्षण, जलोकावचरण को भी हमने देखा था। जो रक्तमोक्षण से हम रक्त निकालते हैं वो दान नहीं किया जा सकता, ये भी दोनों में एक बहुत फर्क है। रक्तमोक्षण से जो रक्त निकाला जाता है, ये केवल एक दुष्ट रक्त होता है, जो शरीर में दुष्टि या अनेक प्रकार के लक्षणों को, व्याधि को निर्माण कर रहा था, और ये आगे ना बढ़े इसलिए हमने इसको निकाला है। बट जो रक्तदान के द्वारा रक्त हम लोग निकालते हैं, शुद्ध रक्त, इसका उपयोग हम आगे चलकर अन्य रुग्ण के स्वास्थ्य के हेतु इसका उपयोग हम लोग करते हैं। जहां पर जिस रुग्ण को जरूरत है, उस रुग्ण को हम लोग ये रक्तदान करा सकते हैं, रक्त दे सकते हैं। आयुर्वेद में ये जो रक्तमोक्षण की पद्धति है, ये रक्तदान से काफी डिफरेंट है। एक्चुअली यहाँ पर इस अध्याय में उन्होंने रक्तदान, रक्तमोक्षण दोनों का महत्व भी दिया है। आयुर्वेद पद्धति से शुद्ध रक्त कैसे देखना है, जैसे इसमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये सभी पंचविध परीक्षा, और जो जिस प्रकार से वो बहता है, उसका जो विस्त्रमण होता है, कैसे बहता है, इसको हमें देखना पड़ता है। इससे ही हम निष्कर्ष निकालते हैं। जो आयुर्वेद में जो रक्तमोक्षण बताया है, वो वैद्य शिरा से, वैद्य सिराओं से हम रक्त निकालते हैं। अवैध सिरा से रक्त नहीं निकाली जा सकती है। रक्त की शुद्ध अशुद्धता आयुर्वेद और आधुनिक दृष्टिकोण से थोड़ा उसमें डिफरेंस जरूर होगा। जैसे मैंने अभी बताया, रक्तमोक्षण से जो रक्त निकाला जाता है, इसका रक्तदान हम लोग नहीं कर सकते। यहाँ पर उद्देश्य साफ है, उद्देश्य बिल्कुल अलग है। इस उद्देश्य में बस दुष्ट रक्त को निकालना है, और वेदना या जो भी लक्षण है, इसमें हमें आराम मिलता है।
और एक बात यहाँ पर उन्होंने थोड़ा दोष के हिसाब से बताई है कि जैसे कि रक्तमोक्षण दान के लिए जब हम रक्त को निकालते हैं, वह अगर हम बिना कुछ खाए पिए खाली पेट अगर करते हैं तो उस समय शरीर में जो दोष होते हैं वो कम से कम उस रक्त में होते हैं। और खाना खाने के पश्चात अगर हम रक्त को निकाल देते हैं तो वह अंडरस से परिणत अंश उसमें आते हैं। इस प्रकार से इसमें WBC काउंट यानी श्वेत कण भी बढ़े हुए मिलते हैं। इसीलिए जहां पर भी रक्तदान भी कराना हो तो वहां पर रक्तदान के समय भी उन्होंने ये कहना चाहा है कि दोषों की स्थिति को हमें देखना होगा, क्योंकि अगर उसमें दोष होंगे, जैसे भले ही मॉडर्न के साइंस के हिसाब से वो तो शुद्ध रक्त होगा, बट उनका यहाँ पर एक आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से उन्होंने विवेचन किया है कि सवेरे खाली पेट अगर आप रक्त मोक्षण कराते हो तो इसमें दोष कम रहेंगे। बट खाना खाने के पश्चात, जैसे कि हमें पता है खाना खाने के पश्चात विविध मार्ग से शरीर में दोष उभरित होते हैं, जैसे कि खाने की पहली अवस्था प्रथम अवस्था पाक, जो मधुर अवस्था पाक बताया जहां पर कफदोष उदरित होता है, द्वितीय अवस्था पाक में पित्त दोष उदरित होता है, तृतीय अवस्था पाक में वात दोष उदरित होता है। ये दोष उदरित होकर वहां पर पचन की क्रिया करते हैं। जैसे प्रथम अवस्था पाक में पृथ्वी और जल महाभूत अलग किया जाता है, दूसरे अवस्था पाक में तेज महाभूत का विघटन होता है, तीसरे अवस्था पाक में वायु और आकाश महाभूत का विघटन होता है। तो बिल्कुल उनका ये मानना है कि खाना खाने के पश्चात अगर रक्तदान करते हैं तो दोष उसमें अधिक मात्रा में होते हैं। तो दोष होते हैं तो उस रक्त को आप शुद्ध कैसे बांटेंगे? ये यहाँ पर इस अध्याय में उन्होंने रक्त मोक्षण और रक्तदान के बारे में जो उहापोह किया है, तो एक नया दृष्टिकोण मुझे भी मैंने भी पहली बार इस तरह से सोचा कि ब्लड डोनेशन के लिए हम लोग जो खाना खाकर भरपेट होकर जाते हैं तो वो कितना सही है या गलत है, इसके बारे में शायद ये कहना चाहते हैं। रक्तदान में भी त्याग अपेक्षित है बिल्कुल। जो जैसे इनका कहना है कि जो दान हम करते हैं वो कोई भी चीज हो उसका उपयोग दूसरे व्यक्ति को होना चाहिए। रक्तदान हम कर रहे हैं तो रक्तदान से अगर दूसरे व्यक्ति को हमें इसका उपयोग कराना हो तो अगर खाली पेट हम रक्तदान करते हैं तो ज्यादा महसूस अच्छा होगा। तो ये इनका यहाँ पर एक प्रासंगिक विवेचन उन्होंने दिया है। 500 सीसी इस मात्रा में उन्होंने बताया है कि रक्तदान कर सकते हैं। एक यहाँ पर रक्तदान को लेकर उन्होंने मानसिक रुग्ण की हालत को भी बताया है। एक रुग्ण ने उनसे सवाल पूछा कि मेरा कितना रक्त निकाल दिया, क्योंकि रक्त निकालना जैसे हमने पिछले कुछ सत्रों से बताया है कि रक्त निकालते समय सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि रुग्ण को हमें आश्वासित करना, भले वो रक्तदान हो, रक्त मोक्षण हो या फिर जलोकावचरण हो, जो भी हो, बट वहां पर आश्वासन करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि रुग्ण को भय लगता है कि मेरा रक्त कितना चला जाएगा तो मैं कैसे जीऊंगा, या मेरा ज्यादा रक्त ना चला जाए वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर हमें उसको मानसिक रूप से भी तैयार करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो उनको एक रुग्ण ने पूछा कि मेरा कितना रक्त निकाला है, तो वहां पर उन्होंने बताया कि मैंने एक कटोरी भर बस आपका रक्त निकाल दिया है। तो वो कटोरी भर जो रक्त था, तो रक्त निकालने के बाद उसको बिल्कुल कुछ वीकनेस नहीं लगा, कुछ नहीं लगा, वो एकदम अच्छा महसूस कर रही थी। बट यहाँ पर आचार्य ने इसको एक कटोरी बताया, एक्चुअली उन्होंने 6 अंश का रक्त उससे निकाल दिया था। अगर उसको वहां पर हम लोग बोलते कि तुम्हारा 6 अंश का रक्त निकाल दिया है तो बस वहां उससे चक्कर आ जाती। तो इनका कहने का ये मतलब है कि कुछ बातें हमें थोड़ा मतलब एक टैकल करना होता है, युक्तिपूर्वक चिकित्सा करनी होती। कई बार थोड़ा झूठ तो नहीं कह सकते इसको, बट शायद अगर सच बता देते तो रुग्ण बेहोश हो जाती कि मेरा इतना सारा रक्त चला गया। तो उसको उन्होंने कम बताया तो रुग्ण भी मतलब चिंतित नहीं हुई, खुश हुई वो। और सबसे इम्पोर्टेंट तो जो विकार था, जिस बात के लिए उन्होंने रक्त मोक्षण किया था, उसमें उन्हें अच्छा उपशम मिला। तो बिल्कुल रक्त मोक्षण और रक्तदान इन दोनों का विचार इन्होंने इस अध्याय में बताया है कि इसकी पीछे की भूमिका आपकी क्या होनी चाहिए। रक्तदान ये बिल्कुल बहुत ही ज्यादा जरूरी भी है, जो आगे हमें सभी प्रकार के हमारे रुग्णों को जीवन दान देने के लिए बहुत अच्छा है। बट रक्त मोक्षण टोटली डिफरेंट है। रक्त मोक्षण का और रक्तदान टोटली दोनों भी डिफरेंट कंसेप्ट है। आगे बढ़ते हैं। रक्तदान की नए कुछ अवस्थाओं के बारे में इस अध्याय में उन्होंने बताया है। रक्तदान की नए सूचक अवस्थाओं के बारे में। तो
रक्तमोक्षण आयुर्वेदीय लोगों के लिए एक महान एक भूमिका है, महान एक उपचार बताया है। इसी के साथ साथ आचार्य सुश्रुत ने इसको 3000 साल पहले उपयोग में किया था। तो निश्चित रूप से आचार्य सुश्रुत को जिस रूप से माना जाता है आयुर्वेद जगत के एक महान व्यक्तित्व के रूप में, तो उन्होंने इसका उपयोग किया है, उन्होंने रक्त धातु को एक महत्ता दी है। तो निश्चित रूप से हमें भी आज भी जो रक्त धातु की महत्ता है या फिर रक्तमोक्षण की जो महत्ता है, या आज भी हम लोग साबित कर रहे हैं। दूसरा एक उन्होंने बताया है कि रक्त मोक्षण यह निरुत्साही लोगों को उत्साही बना देता है, क्योंकि इससे नया पूरा और एक अच्छा रक्त बनता है। जैसे हमें पता है कि हमारे शरीर में नित्य नए सेल्स बनते हैं और पुराने जो होते हैं उनका नाश होता है। वैसे ही जो अशुद्ध है, जो मतलब निकाल देने की जरूरत है, उस रक्त को निकाल दिया तो क्या नुकसान हो गया, उल्टा अच्छा हो गया और आगे चलकर आपके शरीर में नया रक्त तैयार होगा। इस हिसाब से उन्होंने बताया है। रक्तमोक्षण जो लोग करते हैं उनके अंदर देखिए और एक बात उन्होंने बताई है, मत्सर, शोक, भीति, दुष्टता, लोभ, घबराहट, चिंता, कुरहुर, ये असमाधान, निरुत्साह, बिल्कुल एक नया विचार यहाँ पर उन्होंने बताया है कि रक्तमोक्षण से किस प्रकार से हमारी षड ऋतुओं से हमें मुक्ति मिली। देखिए अभी थोड़ा सा मैं इसको विस्तारित बताती हूँ। रक्त और पित्त दोष का आश्रय से संबंध होता है। पित्त दोष यानी अहंकार, पित्त दोष यानी ईर्ष्या, द्वेष, मत्सर। तो यहाँ पर रक्त और पित्त का आश्रय से संबंधित दोनों तेजस्वी है, दोनों तेज गुण प्रधान है और हमारे मन में इस तेज की प्रधानता से ही एक प्रकार से ईर्ष्या, असूया निर्माण होती है। तो रक्त मोक्षण अगर हम कराते हैं तो ऐसे जो मनोविकार है, इन मनोविकारों से भी हमें मुक्ति मिलती है और एक नया दृष्टिकोण हमें मिल जाता है। जो रक्त हमने दुष्ट निकाला है, शायद उनका ये मानना है आचार्य का कि इस दुष्ट रक्त के साथ साथ हमारी मन की जो दुष्टता थी, हमारे मन में जो क्षोभ था, हमारे मन में जो असूया थी, हमारे मन में जो राग था, क्रोध था, मत्सर था, निरुत्साह था, इन सभी को भी इस रक्त के साथ हमने बाहर निकाल दिया है। तो इसका मतलब रक्तमोक्षण से केवल वेदना का नाश या फिर जो उच्छेद है या दुष्ट रक्त शरीर से चला जाता है या ज्वर की कमी है, पेन कम होता है, तो इसके साथ साथ हमारा मानसिक स्तर पर भी रक्तमोक्षण किस प्रकार से फायदेमंद होता है, इसको यहाँ पर उन्होंने बताया। ये मुझे एक बहुत ही अलग लगा, एक मैंने कभी ऐसे सोचा नहीं था कि इसके बारे में कि रक्तमोक्षण कराने से मानसिक स्तर पर भी इस प्रकार का परिणाम होता है। निश्चित रूप से उनका ये मानना है कि दोष यह हमारे शरीर से रक्त के साथ प्रवाहित होते हैं। तो रक्तदान में भी जैसे दोषों को उन्होंने बताया है या रक्तमोक्षण से भी जो दुष्ट दोष है वो रक्त से बाहर चले जाते हैं। इसीलिए दुष्ट रक्त का वर्ण जो कृष्ण वर्ण का है, तो ये कृष्ण वर्ण का क्यों? प्राकृत रक्त तो हमने देखा है गुंजाफल से वर्णस्य, यानी एकदम अच्छा रेड वाला कनक पलाश वगैरह ऐसी उपमा उसको दी है। बट जब दुष्ट रक्त को देखते हैं तो वो झागदार, कुछ काला सा ऐसे लगता है, उसमें दुर्गंध भी आती है। इसका मतलब दोष उसमें है। तो इस दोष दुष्ट रक्त को शरीर से बाहर निकाल देना ये बहुत ही अच्छा है और इसके साथ साथ हमारी मानसिक शुद्धि भी हो गई है। ऐसा उन्होंने इसमें एक नया दृष्टिकोण दिया है हमें। बिल्कुल अगला अध्याय है, अगले अध्याय में उन्होंने बताया है कि रक्तों का विस्त्रावन जरूरी है क्या। जैसे पिछले भी एक अध्याय में उन्होंने बताया कि रक्त विस्तृति क्यों, इसके लिए उन्होंने 2-3 उदाहरण दिए थे। जैसे बकेट का उदाहरण मैं फिर से एक बार बताऊंगी। हम लोग कपड़े धोते हैं, तो कपड़े धोते समय महिलाएं कपड़े जब धोती है तो कपड़े में मतलब नल चालू रखती है, कपड़े धोती है, निकालती है कपड़े उस पानी से, फिर दूसरे कपड़ा लेती है, दूसरा ये करती है और नल चालू रहता है। तो क्या होता है, जैसे जैसे कपड़ा को मतलब वो अब इसमें डालती है और निकालती है और उसको अच्छे से ये करती है, बेंड करती है, सुखा देती है, तो वहां पर जो फेस उस बकेट में था तो वो बहते चला जाता है। फिर दूसरा कपड़ा आ गया तो फेस आ गए, तो फिर जैसे पानी की धार कंटिन्यू चालू है तो फेस जो है निकलता रहता है। ऐसे ही हमारे शरीर में भी जितना दुष्ट है उतना ही चला जाता है। एक बार से उस बकेट से अगर झाग निकल जाता है तो बाकी जो नीचे वाला पानी होता है वो साफ ही रहता है। वैसे ही हमारे शरीर से भी जो रक्त दुष्ट है वो निकल जाता है तो शुद्ध रक्त रह जाता है। तो दुष्ट
कोई भी घटक हो, भले वो रक्त हो, भले वो झाग हो, तो बह जाना ये इसका स्वभाव है। इसीलिए रक्त शरीर से बहना भी जरूरी है। आप सोचिए, हमने कभी भी अगर डोनेशन नहीं किया, मैं यहाँ पर डोनेशन का भी उद्देश्य रखूंगी, रक्त मोक्षण का भी उद्देश्य रखूंगी, तो डोनेशन के बारे में ये बताया जाता है कि रक्तदान कराने से फिर से शरीर में नया रक्त तैयार होता है। बिल्कुल सही है। तो ऐसे ही रक्त मोक्षण हम करते हैं तो ठीक है, आपको कोई तकलीफ नहीं है, आप एकदम स्वस्थ है, तो भी आप रक्त विस्त्रावन कर सकते हैं कुछ एक इसके उपचार के रूप में, शुद्धि क्रिया के रूप में। तो वहां पर जो भी छोटा थोड़ा सा दोष होगा रक्त में, भले ही आपको कुछ लक्षण दिखते नहीं है, बट जैसा नहीं ऐसा नहीं हो सकता कि 100% हर व्यक्ति में शुद्ध रक्त हो। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आम बनता रहता है, कहीं ना कहीं थोड़े से दोष दुष्ट रहते ही है, ऋतु के अनुसार भी रहते हैं। अगर हमने रक्त मोक्षण किया तो ये छोटे मोटे छिपी जो भी दोषों की विकृतियां है इस रक्त के साथ बह जाएगी, ताकि ये दोष आगे बढ़कर आपके शरीर में जाकर स्थान संशय या संप्राप्ति अवस्था को आगे ना ले जाए। तो मेरा उद्देश्य ये है, भले ही आपको कोई बीमारी नहीं, भले ही आप प्राकृत हो, स्वस्थ हो, फिर भी कहीं ना कहीं जाकर थोड़े से जो दोष दुष्टि है वो आगे एक भयंकर रूप ना ले, इसके लिए भी एक प्राकृतिक रूप पे भी, स्वास्थ्य संवर्धन के रूप में भी हमें रक्त मोक्षण करना चाहिए, जिससे हमारे शरीर में दुष्ट थोड़े भी जो दुष्ट दोष है वो निकल जाने में मदद होती है। तो और एक बात उन्होंने बताई है यहाँ पर, रक्त शुद्धिकरण का ये उपाय बताते हुए, ये प्रभावी उपचार है बिल्कुल। वहां पे कुछ उन्होंने अपने अनुभव भी किए हैं। और दूसरा किस्सा मैं यहाँ पर बताती हूँ, उनका एक जो ऑब्जर्वेशन है उन्होंने बताया है। उन्होंने कुछ जो मर्डर्स वगैरह होते हैं, खून वगैरह होते हैं, हम लोग डेली न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, तो उस मर्डर्स के बारे में जब उन्होंने कुछ थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन किया, अभ्यास किया, अध्ययन किया, तो उनको ये पता चला कि ज्यादा से ज्यादा जो मर्डर्स होते हैं वो ग्रीष्म ऋतु में दोपहर के समय में होते हैं। तो दोनों समय में, मतलब ग्रीष्म ऋतु हो या दोपहर के समय, तो दोनों समय में तेज महाभूत या अग्नि को दर्शाने वाले हैं। तो ये स्थितियां क्यों? तो इस स्थिति में जो रुग्ण होता है, सॉरी, जो मर्डर करने वाला व्यक्ति होता है, उसके अंदर भी जो मानसिक भावना है, राग है, तेज है, वो उभर कर आता है। और इसीलिए कई जाकर राग का उद्रेक उष्णता के रूप में, राग के रूप में, और पित्त और रक्त का आश्रय संबंध को देखते हुए पित्त का प्रकोप, रक्त का प्रकोप होगा। और इसके साथ साथ अगर कुछ खान पान, जैसे मैंने हमेशा से अपने सत्र में भी बताया है, प्रकृति के सत्र में भी, कि जो भी मतलब लाइक रात के समय में भी जो भी सारे कुछ विकृतिदायक घटनाएं होती है, बलात्कार हो गया, अनेक सारे ऐसी घटनाएं होती है, वहां पर भी रुग्ण में तेज महाभूत प्रदान कुछ मसालेदार मांसाहार, मद्यपान अगर किया हो, तो उसकी अंदर की राजसिकता बढ़ जाती है और क्रोध बढ़ जाता है। और इस क्रोधावस्था में कुछ ऐसे हरकतें, ऐसे विकृत घटनाएं वहां पर होती है। और इसी के साथ साथ ऐसे ही कुछ हालात से, जब दोपहर के समय में भी या दिन के समय में भी ऐसे ही कुछ मनुष्य के अंदर जो खान पान को लेकर गलत आदत है, इससे उनका पित्त बढ़ता है। और इस पित्त बढ़ने से मन में क्रोध आ जाता है और उनके हाथ से ऐसे कुछ हादसे हो सकते हैं। तो ये इनका एक ऑब्जर्वेशन है, मन का क्षोभ बढ़ाता है तेज महाभूत, बिल्कुल। और इसके कितने सारे एग्जाम्पल्स भी उन्होंने बताए हैं। दूसरा है, यहाँ पर उन्होंने बताया है कि शुद्धि क्रिया से हमें कितना आनंद कैसे मिलता है। जैसे मानिए मल प्रवृत्ति, एक बहुत ही आसान, जिसको आयुर्वेद ने बहुत ज्यादा महत्व दिया है। जैसे हमने देखा कि राजयक्ष्मा के रुग्ण का बल केवल मल के ऊपर निर्भर करता है। दोष धातु मलामूलम ही शरीरम, मल भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार अगर आपको मल प्रवृत्ति होती है, लूज मोशन होने लगते हैं, तो आप क्या महसूस करते हैं? सोनू जी, श्वेता जी नमस्कार, ज्ञानेंद्र सर जी नमस्कार, अच्छा लगा आप आ गए। डॉक्टर मोनालिका, कैसे लगता है अगर 2 बार, 5 बार, 10 बार अगर आपको लूज मोशंस होते हैं, तो आप कैसे महसूस करते हैं? बताइए शैलेश भाई, क्या लगेगा आप? कैसे महसूस होगा? वीकनेस आएगी। वीकनेस आएगी, बिल्कुल बिल्कुल वीकनेस आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? मल तो है, बेस्ट पार्ट है, चला गया तो क्या हुआ? और अच्छा हो गया, ज्यादा मात्रा में चला गया तो चला गया, ऐसे होगा? बिल्कुल नहीं होगा। एक सिंपल उदाहरण है लूज मोशन का, अतिसार का, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, बट
मुझे लगता है 2-3 बार भी अगर कोई व्यक्ति को मल प्रवृत्ति होती है, लूज मोशंस होते हैं, तो भी बस उसका चेहरा सूख जाता है, थकान आती है, हाथ पैर में गोले आने लगते हैं और ऐसे बिल्कुल लेटे जैसे महसूस होता है, फील होता है। तो मल भी, बिल्कुल मल भी तो इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मल में भी हमारे बल बसते हैं। मल का चला जाना यानी बल का कम होना, ऐसे माना है। तो यहाँ पर उन्होंने बताया है कि शरीर की शुद्धि, जैसे ये तो ठीक है, लूज मोशन का उदाहरण मैंने दिया, बट अगर जिस दिन पेट अच्छे से साफ नहीं होता है उस दिन बिल्कुल एक जैसे मल प्रवृत्ति अच्छी होने से, प्राकृतिक रूप से मल त्याग होने से प्रसन्नता, भूख अच्छी लगना, रुचि और मन आनंदी बनना और शरीर में भी हल्कापन महसूस होना, ये एक शुद्ध मतलब प्राकृत मल वेग का लक्षण है। अगर प्राकृत मल वेग नहीं हुआ, कुछ अवष्टंभ है, पेट अच्छे से साफ नहीं हुआ, तो फिर दिन भर बेचैनी, अस्वस्थता, निरुत्साह हो, कुछ मतलब गच्च लगना या कुछ बुरुता शरीर में लगती है, अच्छे से खाना भी नहीं जाता है। तो बिल्कुल जिस प्रकार से कोई भी घटक हमारे शरीर से निकल जाने से हमें अच्छा लगता है, ना केवल मल बट मूत्र भी। मूत्र त्याग के बाद एक बहुत समय तक हमने मूत्र वेग को रोक रखा और फिर जैसे ही मूत्र त्याग किया तो बड़ी प्रसन्नता लगती है, मल त्याग अच्छे से हुआ तो प्रसन्नता लगती है। वैसे ही हमारे शरीर में अगर दुष्ट कोई भी घटक है, उसको हमें जमने नहीं देना है, भले वो रक्त हो, भले वो मल हो, मूत्र हो, जो भी है। हमारे शरीर से काफी सारे मल बाहर निकलते रहते हैं, जैसे कफ पित्त मलह खेशु प्रस्वेद, स्वेद भी है, घाम भी है। तो घाम भी शरीर से बाहर निकलना अच्छी बात होती है। जैसे हम बोलते हैं स्वेदस्य क्लेद विद्रुति, स्वेद निकल जाने से क्लेद निकल जाता है और त्वचा सुंदर बनती है, त्वचा प्रसन्न बनती है। वैसे ही यहाँ पर उनका ये उदाहरण इसीलिए उन्होंने दिया है कि जो मतलब जो दुष्ट पदार्थ है वो शरीर से बाहर निकल जाना ही अच्छा है, जिससे हमारे शरीर में और मन में आनंद निर्माण होता है। बिल्कुल दूषित पदार्थ जो भी है उसको निकाल देना ही अच्छा होता है। इसीलिए रक्त मोक्षण से भी यही हासिल होता है कि जो भी दोष है वो इस रक्त के माध्यम से शरीर के बाहर चले जाते हैं। इस प्रकार से उन्होंने बहुत ही सिंपल तरीके, सिंपल उदाहरण से रक्त मोक्षण की महत्ता को उन्होंने विशद किया है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ, ये अध्याय का नाम इन्होंने दिया है सेंट जॉन का त्योहार। बिल्कुल इसमें एक उदाहरण भी दिया है, उस उदाहरण को मैं बताती हूँ। एक स्त्री रुग्ण उनके पास आती है जिसको रक्तदाब था, अनेक सारे उपचार इसके लिए चालू थे, बट उनको अच्छा नहीं लगता था उस रुग्ण को। स्थूलता भी थी उसके शरीर में, चक्कर भी आती थी और मतलब मानसिक तौर पर भी वो बहुत ही उद्विग्न हो गई थी, मूत्र प्रवृत्ति बार बार होती थी उसको, फिर कुछ पाल्पिटेशन, हृदय ध्वनि बढ़ जाना, और फिर ऐसे उसको लगता था कि अभी मैं मरती हूँ कि क्या, इतनी परेशानी उसको होती थी। अरे एक रात्रि में अपने वैद्य जी के पास वो आ गई उपचार के लिए, और इस अवस्था में उन्होंने ठान लिया, उन्होंने सोचा कि अभी हम रक्त मोक्षण करेंगे इस रुग्ण में। और फिर उन्होंने इस केस में रक्त मोक्षण किया और इतना अच्छा मतलब रिजल्ट मिला। तुरंत रुग्ण को अच्छी नींद आ गई और आगे भी जो अस्वस्थता थी, जो मानसिक तौर पर वो भी एक बेचैनी थी, उद्वेग था, मन का क्षोभ था, वो बिल्कुल कम हो गया। तो देखिए यहाँ पर हमने शारीरिक यानी शरीर से रक्त को निकाला, बट परिणाम तो मन पर भी हुआ है। तो शरीर और मन का निश्चित रूप से जो संबंध है एक बार फिर से विशद होता है। और रक्त मोक्षण न केवल शारीरिक व्याधियों को दूर करके, दोषों को दूर करती है, बट मानसिक अवसाद, मानसिक क्षोभ भी दूर करने में मददगार होती है। इसीलिए उन्होंने फिर बाकी आगे उन्होंने मतलब अभ्यंतर चिकित्सा भी की, जिससे काफी लाभ हुआ। बिल्कुल इसका मतलब रक्त निकाल देने से हमें फायदा होता है। बिल्कुल, तो इस रूप में उन्होंने हर अध्याय में उन्होंने कुछ अलग अलग रूप से रक्त मोक्षण को विशद करने का प्रयास किया है। आगे अगला अध्याय भी उन्होंने ब्लड प्रेशर के ऊपर ही लिखा है, रक्त विनोदन ऐसे बताया है, केचित भूत विसंगोस्य भूयते रक्त विनोदम। बिल्कुल बिल्कुल रक्त, ब्लड प्रेशर जो है, हमारा रक्तदाब बढ़ना है, बहुत सारा उपचार, बहुत सारी औषधियों को हम लोग रक्तदाब के लिए देते हैं। आधुनिक वैद्य में तो कंट्रोल रेगुलेट करने के लिए भी अलग अलग टैबलेट्स को दिया जाता है। रक्तदाब जब बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो उन्होंने इसको रक्त विनोदन इस नाम से संबोधित किया है।
ब्लड प्रेशर के लिए जो एक पैरामीटर्स होते हैं, जैसे हाइट देखी जाती है, वेट देखा जाता है, ज्यादा से ज्यादा वेट को देखा जाता है। फिर जैसे ब्लड प्रेशर मेजरमेंट कैसे करें, इसकी भी जो विधि बताई है, हम लोग इसको पढ़ाते हैं बच्चों को कैसे देखना होता है। आधुनिक शास्त्र के दृष्टिकोण से रक्तदाब बढ़ना यह एक समस्या है, और कम होना ये भी एक प्रकार की समस्या होती है। यहाँ पर कुछ अनुभव उन्होंने बताया है, इसको भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पर उनका ये मानना है कि ब्लड प्रेशर के बारे में जो बहुत ही ज्यादा एक भय पेशेंट के मन में होता है। जैसे रुग्ण हमारे पास आता है और बोलता है कि डॉक्टर साहब थोड़ा ब्लड प्रेशर चेक कर लीजिए, एक बार देख लेते हैं, तो इनके मन में ब्लड प्रेशर को लेकर एक डर सा रहता है, और बार बार ब्लड प्रेशर को देखा जाता है। तो यहाँ पर उनका कहना है कि ये बार बार ब्लड प्रेशर देखने का जो मानसिक स्थिति है, उसको उन्होंने ओजक्षय के नाम से बताया। बिल्कुल, ओजक्षय का जो लक्षण हम लोग पढ़ते हैं ना, बिभेति दुर्बलोक भीक्षणम दहति व्यथितेन्द्रियः, मतलब डर लगता है, व्यथित होता है रुग्ण। ओजक्षय, ओज सप्त धातुओं का सार है, तो कहीं ना कहीं जाकर ओजक्षय यानी धातु क्षय की अवस्था होती है, जहां पर रुग्ण बेचैन होता है और बार बार चिंतित रहता है कि कहीं मेरा ब्लड प्रेशर ना बढ़ जाए, ज्यादा बढ़ जाए। तो यहाँ पर हमें इसको मानसिक आश्वासन करना, आश्वासित करना, ये ज्यादा प्रभावी चिकित्सा बनती है। इसके साथ साथ ब्लड प्रेशर के लिए उन्होंने कुछ अलग अलग योग को भी अवलंब करना बताया है। स्थूलता, मधुमेह, ऐसे कुछ संतर्पणोत्तर व्याधि है क्या, उस रुग्ण को हमें देखना होगा। तो यहाँ पर उनका ये कहना है, बहुत अच्छा विचार उन्होंने बताया है। तो जैसे हमने देखा कि मधुमेह ये भी एक संतर्पणोत्तर व्याधि है, प्रमेह संतर्पणोत्तर व्याधि है, कुष्ठ संतर्पणोत्तर व्याधि है, अधिक संतर्पण से, अधिक पोषण होने से ये व्याधि होता है, और रक्तदाब की गणना भी संतर्पण से होती है। तो यहाँ उन्होंने ये बताया है, तो शरीर का तो संतर्पण हुआ है, बट मन संतर्पण नहीं हुआ है, मन बेचैन है, इसीलिए रक्तदाब बढ़ता है। कितना सुंदर विवेचन, देखिए इसको मैंने भी पहली बार इसको समझा ऐसे। तो यहाँ पर बिल्कुल, और प्रमेह में भी यही होता है, प्रमेह में भी मतलब पोषण अधिक होता है शारीरिक रूप से, बट कहीं ना कहीं जाकर मन उनका भी व्यतीत होता है। कुष्ठ में तो हमें पता है, कुष्ठ के रुग्ण में तो क्योंकि ये कुष्ठ जिस प्रकार से कुष्ठ होता है, तो इसमें मन तो व्यतीत होगा ही होगा। कुष्ठ का दाग, उसका जो एक सोशल स्टिग्मा लग जाता है, उसको लेकर भी मन मानसिक व्यथा तो कुष्ठ के रुग्ण में रहती ही है। बिल्कुल, तो शरीर संतृप्त बट मन अतृप्त, ऐसे उन्होंने बताया है। तो मतलब उसको हमें दिनचर्या बतानी होगी। बिल्कुल, मूत्रपिंड को भी देखना होगा, कफदुष्टि होती है इस स्थिति में, क्योंकि कफदुष्टि से ही स्थूलता, प्रमेह जैसे व्याधि निर्माण होते हैं। तो संतर्पण जन्य व्याधि के बारे में एक नया दृष्टिकोण उन्होंने यहाँ पर प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। सबसे पहले हमें आहार में फर्क सुझाव देना होगा। मधुर लवण जो है संतर्पण करने वाले होते हैं, मधुर कफ में स्थूलता को बढ़ाता है, तो यहाँ पर हमें युक्तिपूर्वक चिकित्सा देनी होगी। जो मधुर रस हमें बिल्कुल कम करना होगा, जहां पर क्योंकि ये कफ बढ़ाने वाला होता है। एक केस भी उन्होंने यहाँ पर बताई, इस केस को मैं बताती हूँ थोड़ा सा यहाँ पर केस को लेकर। एक पेशेंट उनके पास आई थी जो अत्यंत चिंताग्रस्त थी, रक्तदाब उसका भी बढ़ा था, और उनको कहीं से पता चला कि वैद्य जी इंजेक्शन देते हैं रक्तदाब के लिए, तो वो आ गई थी। थोड़ा स्थूलता थी इस रुग्ण में, थोड़ा सा मतलब भ्रमित भी थी, थोड़ा भयभीत भी थी। तो यहाँ पर आधुनिक वैद्यक शास्त्र ने तो रक्तदाब वृद्धि ही निदान किया था, बट उन्होंने आयुर्वेद के हिसाब से रक्तमोक्षण करने का सोचा, और बिल्कुल उसको अच्छा लगने लगा। और वहां पर देखिए कैसे मतलब पेशेंट्स ऐसे बोलते थे वहां पर वैद्य जी के लिए कि इंजेक्शन देते हैं रक्तदाब के लिए। एक्चुअली उन्होंने रक्तमोक्षण किया था इसको। रक्तमोक्षण से जो संतर्पणोत्तर व्याधि है, इनमें हल्कापन महसूस होता है, लघुता आ जाती है,
दूसरा भी एक रुग्ण उनके पास आया था, रात में 10 बजे आया था, और जो मतलब बोलता था कि अभी मैं मरने वाली हूँ, और एकदम मतलब जमीन पर वो लेट गई थी कि अभी मतलब मैं मर ही जाऊंगी, ऐसी कंडीशन में थी वो। उसको बहुत ही पेन होता था, इसलिए वो पेन किलर्स भी लेती थी, बट वो बहुत ही ज्यादा चिंतित रहती थी, इरिटेट होती थी। और फिर वहां उन्होंने इसके लिए भी कुछ ऐसे ही उपचार किया, और बिल्कुल उसको बहुत ही अच्छा लगने लगा, अच्छा फील होने लगा। तो अलग अलग केसेस उन्होंने यहाँ पर बताए हैं। एक खांसी की भी केस उनके पास आई थी, खांसी को लेकर बहुत ही ज्यादा वातज के रूप में वो खांसी थी। फिर डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट भी करना जरूरी था। उन्होंने स्नेहन दिया, स्नेहन देने से बहुत ही बिल्कुल फर्क लगने लगा, अच्छा नींद आ गई रुग्ण को। और फिर इस प्रकार से उन्होंने ट्रॉपिकल इसोनोफिलिया ऐसे निदान किया, उसका परीक्षण कर कर। बिल्कुल रक्तदाब को लेकर, जो रक्तदाब बढ़ना है, यह रक्त प्रकोप का ही एक मतलब स्थिति हो सकती है, रक्त प्रकोप की ही। बिल्कुल तो उनका ये मानना है कि रक्तदाब को लेकर हम लोग बहुत ही ज्यादा भयभीत हुए हैं। आधुनिक वैद्यक शास्त्र ने रक्तदाब वृद्धि को काफी हद तक एक अलग लेवल पर लेकर रखा है। एक्चुअली वहां पर रक्तदाब वृद्धि इतने डरने लायक कुछ स्थिति नहीं होती है। जो हम लोग संतर्पणोत्तर स्थिति है, जहां पर शोधन उपचार से भी अच्छा उपचार हो सकता है। ऐसे रुग्णों को एक हम लोग शरद ऋतु में अगर रक्तमोक्षण करा देते हैं, तो जो रक्तदाब वृद्धि होती है इसमें काफी लाभ मिल जाता है। क्योंकि यहाँ पर उनका कंसेप्ट ये है कि शाखागत दोष को नियंत्रित करने के लिए हमें इस प्रकार की रक्तमोक्षण अगर करते हैं तो बहुत ही अच्छा उपयोग होगा। ऋतु विकृतियां मतलब स्त्रियों में जो मेनोपॉजल एज आती है, उस समय में भी बहुत सारी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती है। चिड़चिड़ापन है, वेट बढ़ना भी है, वेट कम होना है, कुछ डिप्रेशन, नैराश्य, एंजाइटी वगैरह भी दिखती है। तो ऐसे कुछ मन शांति को बिगाड़ देने वाले ये विषय होता है। तो वहां पर भी नॉर्मली आप अगर रक्तमोक्षण को कराते हैं तो बहुत ही अच्छा उसका भी लाभ होता है। आगे अगले अध्याय में उन्होंने कुछ अलग से बताया है, रक्त पित्त के ऊपर रक्त मोक्षण की चिकित्सा। तो देखिए रक्त पित्त हमें पता है, रक्त पित्त में रक्त और पित्त दोनों बिगड़ जाते हैं, रक्त की दृष्टि से, पित्त की दृष्टि से। रक्त पित्त के दो प्रकार होते हैं, ऊर्ध्वक रक्त पित्त और अधोक रक्त पित्त। तो इस अध्याय में उन्होंने रक्त पित्त के ऊपर रक्त मोक्षण का कैसे उपचार करेंगे इसके बारे में बताया है। ऊर्ध्वक में विरेचन दिया जाता है, रक्त और पित्त का आश्रय से संबंध देखते हुए विरेचन तो अच्छा ही होता है इसमें, बट रक्त मोक्षण से भी पित्त का शोधन हो जाता है, इसलिए ऐसे केसेस में भी हम लोग रक्त मोक्षण दे सकते हैं, जो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। और जैसे हमने पिछले अध्याय में भी पढ़ा था कि रक्त मोक्षण के पश्चात अगर रक्तस्राव रुकता नहीं है तो दूसरे सिरा पर वेद करना है, तो बिल्कुल थम जाता है। रक्त पित्त में जो रक्त बाहर निकलता है वो विदग्ध रहता है, दुष्ट रखता है। बिल्कुल, तो इसीलिए रक्त पित्त में दुष्ट रक्त है, तो अगर वो अलग अलग मार्गों से शरीर से निकलता है, जैसे ऊर्ध्व या अधो, तो ऐसी स्थिति में हम इसको निकाल देते तो ये बहुत ही नेचुरल है। क्योंकि जो दुष्ट है उसको क्यों रखना है शरीर में, उसको हमें शरीर के बाहर ही निकाल देना है। तो रक्त पित्त में हम लोग रक्त मोक्षण के बारे में सोचते नहीं, तो बिल्कुल सोचना चाहिए। क्योंकि देखिए रक्त पित्त में रक्त दुष्ट हुआ है, इसीलिए तो वो बाहर जाने के लिए प्रवृत्त हो रहा है, तो अच्छी बात है, उसको हम निकाल देते हैं तो मतलब अच्छा उसका उपाय होगा।
एक दूसरा भी उन्होंने यहाँ पर अर्श में भी रक्तमोक्षण को बताया है। अर्श में जो हम लोग अर्श को पाइल्स हिमोराइड्स करते हैं, बोलते हैं। अर्श यह मलावष्टम्भ या गुद मार्ग से जिससे सरक्त मल प्रवृत्ति के साथ रक्त का आना, फिर मलावष्टम्भ रहता है, पेशेंट को पेन रहता है, वहां पर अपान वायु को अनुलोम करने की जरूरत रहती है, अग्नि को प्रदीप्त करने की जरूरत रहती है। तो अर्श चिकित्सा के ये 3 मुख्य घटक होते हैं। अग्निमांद्य को दूर करना, गुद मार्ग से मतलब जो भी दाह है उसको कम करना, और मल प्रवृत्ति सहजता रूप से करना। ये 3 काम हमें यहाँ पर करने होते हैं। अब यहाँ पर उनका जो दृष्टिकोण है, अर्श चिकित्सा में रक्तमोक्षण किस प्रकार से कर सकते हैं। वेदना जो होती है, कभी कभी अर्श जो है गुद के बाहर भी निकलता है, सूजन होती है, त्वचा मांस मेद की दृष्टि से, कफ की दृष्टि से अर्श व्याधि निर्माण होता है। तो यहाँ पर उन्होंने कुछ केसेस बताए हैं। अर्श की स्थिति में भी उन्होंने उपचार किए हैं। पहले तो उन्होंने स्नेहपान कराया और फिर स्नेहपान के पश्चात उन्होंने जलों का उपचारण किया। एक साधारण तौर पर 10 जलोका से उन्होंने जलों का उपचारण किया, रक्त निकाल दिया, और फिर पश्चात शाम में उन्होंने कुछ उसको अनुवासन बस्ती भी दिया। इस प्रकार से चिकित्सा की। फिर जैसे कुछ यूश, मूंग का यूश, गेहूं का पानी, सेंधा नमक डालकर खान पान के लिए दिया उसको, और जलों का उच्चारण से रुग्ण को तत्काल एकदम अच्छा लगने लगा उसको, और वातानुलोमन भी हो गया। और दूसरे दिन अच्छे मतलब शौच को भी, मल को भी उसको अच्छा हुआ, मल प्रवृत्ति के समय कुछ तकलीफ नहीं हुई बिल्कुल। इस प्रकार से इस रुग्ण में उन्होंने 4-5 दिन में ही जो बस्ती जलों का उच्चारण किया था, इससे बहुत ही अच्छा लाभ मिला। तो देखिए कैसे अर्श के रुग्ण में भी हम लोग किस प्रकार से जलों का उच्चारण से अर्श को कम कर सकते हैं। स्नेहपान, अनुवासन और जलों का उच्चारण इस प्रकार से उन्होंने किया था, तो अच्छा रिजल्ट मिला। बिल्कुल मुझे लगता है कि जलों का उच्चारण के बारे में तो हम सभी को पता है। लीच थेरेपी जो एक बहुत ही आयुर्वेद की एक अमूल्य देन है। दूसरा जो केस है स्तन विद्रति के बारे में उन्होंने बताया है। तो स्तन विद्रति तो हमने पहले भी इसकी केस के बारे में डिस्कशन किया था। जो स्तनों में शोफ होता है, सूजन होता है, तो ऐसे लक्षण को कम करने के लिए एलोपैथी डॉक्टर्स तो शस्त्रक्रिया ही बताते हैं। बट ऐसे स्थिति में अगर हम यहाँ पर रक्तमोक्षण कराते हैं तो बिल्कुल बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है स्तन विद्रति की केसेस में। तो बिल्कुल अभी एक हम इसके लास्ट के पड़ाव पर हम लोग हैं। हमारी जो ये सीरीज चल रही है अस्त्र विस्तृति की, तो बस यहाँ पर लास्ट में मैं कहना चाहूंगी कि उन्होंने जिस प्रकार से सभी वर्णन किया है स्तन विद्रति के बारे में, जलों का लगाने से बहुत अच्छा फायदा होता है, या नजदीक के सिरा से वेदन कराने से भी बहुत ही अच्छा उपयोग होता है। जो स्तन में जो जड़त्व थी, जो गुरुता होता है, पेन होता है, जो कफ रक्त मांस की दृष्टि होती है, उसको भी आराम मिलता है रक्तमोक्षण कराने से। जलों का करे या सिरावेद के रूप में करे, कोई भी रूप में कर सकते हैं। तो उन्होंने काफी सारे केसेस को यहाँ पर प्रस्तुत किया है। आश्चर्यकारक रिजल्ट्स उनको इस केस में मिले हैं। बस 2-3 दिन में आराम रुग्णों को मिला है, अपेक्षित फर्क मिला है। तो स्तन विद्रति पर उन्होंने वमन का भी अच्छा उपयोग किया है। हमें पता है वमन भी हम लोग देते हैं। तो बिल्कुल इस प्रकार से आज हम लोग जो हमारा ये सत्र था अस्त्र विस्तृति अर्ध चिकित्सा, रक्तमोक्षण को जैसे बस्ती को अर्ध चिकित्सा या आचार्यों ने पूर्ण चिकित्सा मानी है, वैसे ही रक्तमोक्षण यह अर्ध चिकित्सा है। यानी काफी सारा मतलब जो रिलीफ है रक्तमोक्षण से मिलता है। रक्तमोक्षण के प्रति समाज में एक ज्यादा जागरूकता निर्माण हो सके, इसीलिए इस पुस्तक को, केवल ये पुस्तिका जो है, ये केवल पुस्तिका पूरी समर्पित है रक्तमोक्षण इस विषय को। केवल रक्तमोक्षण के बारे में ही इस पुस्तिका में उन्होंने बताया है। तो बिल्कुल मुझे लगता है आज के इस सत्र में हमने इसको पूरा पढ़कर कंप्लीट किया है। जो भी एक हमारे ऐसे कुछ ग्रंथकर्ता हैं जिनकी अद्भुत रचनाएं हैं, इस अद्भुत रचनाओं को लेकर यहाँ पर हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं। आज हम इस 5वें सत्र में हमने
पूरा जो एक रक्तमोक्षण का अलग व्यू आचार्य गोगटे जी ने प्रस्तुत किया था, जो महाराष्ट्र के पंचकर्म शिरोमणि है, उनको लेकर ये किताब मैंने पढ़ने का प्रयास किया है। आशा है इनके लिए एक बहुत ही बड़ी आदरांजलि होगी। अगले महीने में उनका एक बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है। ये केवल बस ये है योगायोग के रूप में, जैसे मैंने इस पुस्तक को चुना तो मुझे पता नहीं था, बट अगले ही महीने उनका एक बड़ा समारोह होने जा रहा है। तो मुझे लगता है हमारे सभी तरफ से, आयुष दर्पण की तरफ से भी ऐसे महान वैद्यों को भी आदरांजलि देने का ये प्रयास है। आगे भी अगले सत्र में हम लोग ऐसे ही कुछ अलग ग्रंथों को लेकर प्रस्तुत करेंगे। अलग अलग विषय जो अलग अलग आचार्य है पूरे भारत भर से, जो अभी तक जैसे हम लोग संहिताओं को तो पढ़ते हैं, चरक, सुश्रुत, वाग्भट या फिर भेषज रत्नावली, आयुर्वेद सार संग्रह वगैरह, काफी सारी किताबों को पढ़ते हैं। बट ऐसी जो छोटी छोटी किताबें हैं जो कभी पढ़ते नहीं है, जहाँ किसी का ध्यान नहीं जाता, ऐसे ही कुछ महान ग्रंथों को आपके सामने प्रस्तुत करने का ये एक छोटा सा हमारा प्रयास है। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और इस सत्र को अभी हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। आप सभी वैद्य यहाँ पर जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत आभार। बहुत अच्छा लगा आप सभी के साथ, डॉक्टर श्वेता, डॉक्टर सोनू जी, डॉक्टर अश्विनी, डॉक्टर मोनालिसा, डॉक्टर शैलेश भाई, डॉक्टर ज्ञानेंद्र सर जी। तो बिल्कुल आगे भी हम लोग ऐसे ही कुछ किताब के साथ आपके सामने अलग सी प्रस्तुति करेंगे, बिल्कुल। तो फिर आज के लिए रुके, नमस्कार सभी को। मैडम आपका वो नेक्स्ट क्लास कब होने वाला है? कौन सा? तो स्रोतस में क्या था, याद नहीं है मुझे। अभी प्रकृति खत्म हुआ है हम लोग का। हाँ, एक सत्र रहा है, यस। एक सत्र बाकी है सोनू जी, याद है मुझे। अब ठीक है, मैं प्लान करती हूँ, नेक्स्ट वीक प्लान करती हूँ, 2-3 दिन में प्लान करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल याद है मुझे, इंटरेस्टिंग चल रहा था हमारा, याद है मुझे बिल्कुल। और उसके बाद और एक क्या, एक आप धातु सार का, हाँ, उसका भी शेड्यूल भेजती हूँ मैं, ग्रुप पे डालती हूँ। आज करती हूँ तैयार, उसको मैं डालती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। कैसे है आप, चल रहा है आपका काम? ठीक ठीक चल रहा है मैडम। ओके जी, ओके, यस यस। भेजिए फिर नमस्कार सभी को। मैडम, हाँ, इसका पीडीएफ मिलेगा? पीडीएफ नहीं है ना सर जी, इसीलिए तो मैंने शेयर नहीं किया। ये बहुत ही पुरानी किताब है ना, तो पीडीएफ तो नहीं है। आपको कुछ चाहिए तो मैं देखती हूँ कैसे शेयर करना, मैं ये देखती हूँ। गोगटे संस्थान से मिल जाएगी बुक, चाहेंगे तो। बुक का हाँ, नाम? चाहेंगे तो वो हाँ, मैं देखती हूँ कुछ अवेलेबल करने का, मैं शेयर करने का मैं पूछती हूँ। ये संस्थान है नासिक में, उनसे मैं पूछकर कुछ प्रयास करती हूँ निश्चित रूप से। ठीक है। और दूसरा मैडम, कि जो ब्रेस्ट कैंसर में और पाइल्स में, इसमें भी क्या जलों का यूज करेंगे? कैंसर में नहीं, विद्रदी में अच्छा बताया। स्तन विद्रदी यानी एब्सेस, ब्रेस्ट एब्सेस में कर सकते और पाइल्स में कर सकते। यहाँ पर फोटो भी है, पता नहीं मुझे आपको दिखेगा या नहीं दिखेगा। और अच्छा, ये देखिए, दिख रहा है फोटो? हाँ, दिख रहा है? मैं शेयर करती हूँ, ग्रुप पे डालती हूँ मैं। है ये, इसका उपयोग अच्छा होता है, मैं डालती हूँ। मैडम चरक वहान पे होगा क्या कभी? चरक वहान पे कभी होगा क्या सेशन? चरक वहान एक बुक है, वो हाँ हाँ, है ना। मराठी में ही है शायद, हिंदी में नहीं। हाँ है, नहीं है, तो आप नहीं उस पे लेंगे कभी क्लास तो बताएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, करेंगे करेंगे करेंगे। आप भी सजेशन डालिए मुझे, ग्रुप पे डालिए। काफी कुछ है, मैं डालता हूँ कुछ बुक्स। हाँ डालिए, हम लोग उसके ऊपर भी करेंगे। ठीक जी है। जी जी जी। नमस्कार सभी को। नमस्कार।